ओके जी, लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है लीज वर्सेस बाय डिसीजन, बाय एंड बारो डिसीजन। ओके, तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन जो है वो लिखवा देता हूँ कि आपने क्या कुछ करना होगा। बाय एंड बारो, बाय एंड बारो, और उसके बाद लीजिंग का। लीजिंग द एसेट, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने ये देखना है लोन रीपेमेंट्स। पहला पॉइंट, लोन रीपेमेंट्स को आपने कैलकुलेट करना है, जैसे इंस्टॉलमेंट होती है लोन की। यस, यू नो लिखता हूँ, यस। उसके बाद टैक्स सेविंग्स। अब टैक्स सेविंग्स क्या होती है, ये मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। ऑन इंटरेस्ट एलिमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट, ये भी बाइंग और बोरोइंग में आएगा। उसके बाद टैक्स सेविंग्स ऑन टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, ये भी पॉइंट जो तीसरा है यहीं पे आएगा। उसके बाद डिस्पोजल प्रोसीड्स, अगर आप उस एसेट को बेचते हैं, एंड फर्दर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे लाइक टैक्स, तो ये भी बाई एंड बोरोइंग में आएगा। उसके बाद लीज के हवाले से लीज रेंटल्स आपने देखना होंगे, अब ये लीजिंग में आ जाएगा। और फिर टैक्स रिलीफ और फुल लीज रेंटल्स, फुल लीज रेंटल्स। तो ये आपके ऑल ओवर जो है वो पॉइंट्स हैं, ओवरऑल पॉइंट्स हो गए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड आउटलाइन है, जो आप अब इसमें से आप बाइंग को पहले कैलकुलेट कर लें या लीजिंग को पहले कैलकुलेट कर लें, यानी उनके रिलेटेड जो कैश फ्लोज हैं, ये अब आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहले नॉर्मली लीज के उनके पॉइंट्स कम हैं, तो हम नॉर्मली लीज के कैलकुलेशंस को कर लेते रहते हैं, तो फिर उसके बाद बाइंग की तरफ आते हैं, ठीक है। तो ये आपके आउटलाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं ताकि हमें पता चले इसमें जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई। XYZ Builders Limited need to acquire the use of a crane for their construction business and are considering buying or leasing a crane. The crane cost rupees 1 million, yani 10,100,000, 1 million, and is subject to the straight line method of depreciation to a zero salvage value at the end of 5 years. अब थोड़ा सा जहन में रखते जाना है चीज़ों को। जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो डेप्रिसिएशन का मेथड था वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड था। अब रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या था
कि हमें हर साल की जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो अलग से कैलकुलेट करना पड़ रही थी कि भी क्योंकि बुक वैल्यू पे हम हर साल डेप्रिसिएशन ले रहे थे, तो हमें हर साल की बुक वैल्यू चाहिए थी। जबकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि हमें तमाम सालों की डेप्रिसिएशन एक ही लेना होता है, तो सिंपल हमें कैलकुलेट करनी है, एक साल की जब मिल जाएगी तो बाकी सालों की डेप्रिसिएशन भी वही होगी और हमें लेंथी सा डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, इन कंट्रास्ट द लीज रेंट इज रुपीज 2,20,000 पर ईयर। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसे लीज पे लेते हैं तो 2,20,000 रुपए पर ईयर हमें पे करने होंगे लेसर को एज अ लीज रेंटल। और वो कब पे करने हैं, टू बी पेड इन एडवांस ईच ईयर फॉर 5 ईयर, और हर साल के शुरू में वो हमें 2,20,000 उसे देना है, ना कि हर साल के एंड पे देना है। तो इस बात पे थोड़ा सा फर्क पाया जाता है एनुटी का जब हम फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे, कि ये अपने गौर से देखना है कि लीज रेंटल्स एट द एंड ऑफ द ईयर है या एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, एडवांस में पे होगी। ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये अपने गौर से देखना है कि लीज रेंटल्स एडवांस में है या एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, XYZ Builders Limited can raise debt at 14% payable in equal annual installments। अब जरा देखें गौर से कि डेट वो 14% पे ले सकता है और उसकी पेमेंट जो है इन इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है, और वो कब पे करनी है, ईच इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और वो भी इंस्टॉलमेंट हर साल के शुरू में पे करना है। यानी जैसे ही हमने डेट लिया तो साथ ही इंस्टॉलमेंट भी पहले दे दी, जैसे ही लिया। अब द कंपनी इज इन द 50% टैक्स ब्रैकेट, शुड इट लीज और बाय द क्रेन, तो ये हमें डिसीजन देना है। ओके, अब हम आते हैं सबसे पहले लीज के डिसीजन की तरफ, लीज की कैलकुलेशन की तरफ। तो इसके लिए अब सबसे पहले आपने देखना है, हम एक डायग्राम सा बनाते हैं ताकि आपको पॉइंट्स की समझ आ जाए। एक टाइम लाइन है, डायग्राम मीन्स ये देखिए, ये जीरो, जीरो मीन टुडे, वन, वन मीन पहले साल के एंड पे और यहाँ से दूसरा साल शुरू होता है, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, ठीक है। अब आपने गौर से देखना है, ये लीज की क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अब लीज की इंस्टॉलमेंट उन्होंने हमें बता दी है कि वो 2,20,000 है और हर साल के शुरू में, ठीक है, एडवांस में है। तो आपने गौर से देखना है एडवांस में है, तो ये जीरो मीन आज, यानी आज हमने एसेट लीज पे लिया और आज ही हमने उनको 2,20,000 पे करना है, ठीक है। फिर ये देख एडवांस में हमने पेमेंट कर दी, पहला साल शुरू हुआ तो हमने आज ही दे दी। उसके बाद ये नंबर वन जो है, वन क्या कर रहा है, वन का एंड है मीन्स टू का स्टार्ट है, तो यहाँ पे हमने फिर 2,20,000 दे दिया। फिर ये दूसरे साल का एंड है बट तीसरे साल का क्या है, स्टार्ट है, 2,20,000 दे दिया। यहाँ ऐसे ही तीसरे साल का एंड है बट फोर्थ ईयर का क्या है, स्टार्ट है, तो ये हमने फोर्थ इंस्टॉलमेंट या लीज रेंटल पे कर दी। फिर ये फोर्थ ईयर का एंड है बट फिफ्थ ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, ये हमने क्या कर दी, फिफ्थ ईयर की इंस्टॉलमेंट सॉरी लीज रेंटल्स पे कर दी। तो देखिए 5 सालों के लिए हमने लीज पे लिया है एसेट को। देखिए द लीज रेंट इज 2,20,000 per year to be paid in advance each year for 5 years। तो ये हमने टाइम लाइन बना ली 5 years, ठीक है। ये हमने पेमेंट करना है इसलिए मैंने साइन नेगेटिव रखा है। ओके, अब हमने ये अभी कंसेप्ट पढ़ा है कि जब हम लीज रेंटल्स पे करते हैं तो टैक्स अथॉरिटीज ने हमें कहा हुआ है कि आप इसको अपने एक्सपेंस में लिख सकते हैं, यानी टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, ये टैक्स डिडक्टिबल है तो इसमें हमें टैक्स का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। यानी हमें टैक्स की पेमेंट जो है ना वो कमी हो जाती है, यानी जब हम लीज रेंटल्स पे करते हैं तो टैक्स हमें कम पे करना पड़ता है क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। अब देखें अगर हम 2,20,000 लीज रेंटल पे करेंगे तो इस अमाउंट के ऊपर जितना टैक्स बनता है वो हमें नहीं देना पड़ेगा, तो इसका मतलब है वो हमारा कैश क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अब हमें देखना है कि वो जो लीज रेंटल है वो कितना है और उसकी टैक्स सेविंग्स कितना है। ओके, टैक्स रेट जो है
वो हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है, दैट इज 50%। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2,20,000 लीज रेंटल पे करूंगा तो इसका 50% कितना बनता है 2,20,000 का? 50% 1,10,000। ठीक है, ये 220 तो 110 50% बन जाएगा। 2,20,000 मुझे आउटफ्लो होगा तो वो आउटफ्लो 1,10,000 की मुझे सेविंग दे रहा होगा टैक्स की। ठीक है, तो ये जो टैक्स का बेनिफिट है ये मुझे अब साल के शुरू में नहीं मिलेगा, ये मुझे साल के एंड पे यानी यहाँ पे आ जाएगा 1,10,000। अब ये जो 1,10,000 का बेनिफिट है ये बेसिकली पहले इस लीज रेंटल का है। अब इस लीज रेंटल का जो टैक्स बेनिफिट होगा वो देखिए कहाँ पे होगा, दूसरे साल। इसका यहाँ पे होगा बेनिफिट, इसका यहाँ पे होगा बेनिफिट, और इसका यहाँ पे होगा बेनिफिट। अब ये देख लें सीक्वेंस। अब जब हमने लास्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें रीजन ये थी कि हमने ऐसा नहीं किया था। पहले मैं आपको वो जरा रिव्यू करा दूं। वहाँ पे भी मैंने टाइमलाइन बनाई थी, तो आप जरा गौर से देखिए ताकि आपको कंपेयर होता जाए। उसमें ये था कि हमने 4,50,000 की, देखें ये यहाँ पे आपने गौर से देखना है, लीज रेंटल पे करनी थी, -450 -450 -450, और उसी साल हमें क्या था, टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा था। ठीक है, सेम उसी ईयर। उसकी रीजन क्या थी, ये जो लीज रेंटल्स थी ये हमने हर साल के एंड पे करना थी, तो इसलिए हमने ये एक दूसरे के इसको सीक्वेंस में लिखा, सिमेट्री में लिखा। ठीक है, अगर हमें ये लीज रेंटल साल के एंड की बजाय साल के शुरू में पे करना होती तो ये सेम सीक्वेंस बनता जैसे हमने अभी का पैटर्न बनाया है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया ये आपको या नहीं? क्लियर है जी पॉइंट? ओके, अच्छा अभी आप यहाँ पे देखें, मैं इसका, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही, आप जो भी कहना चाह रहे हैं। ओके, ये था हमारे पास टाइमलाइन अकॉर्डिंग टू लीज पर्सपेक्टिव। तो अब हम बनाते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज अंडर द लीजिंग अल्टरनेटिव। तो इसके लिए हम देखें किस तरह से टेबल बनाते हैं। हेडिंग दे देते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज अंडर द लीजिंग अल्टरनेटिव। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे अपने कॉलम्स बना लेने थोड़े से। यहाँ पे लिख लेना है जीयर, यहाँ पे लीज पेमेंट्स या लीज रेंटल पेमेंट्स, कोई भी इसे नाम दे सकते हैं। देन टैक्स शील्ड यानी जो टैक्स बेनिफिट हमें मिलना है, और टैक्स का जो रेट है वो भी मैं यहाँ मेंशन करता जाऊँ। एट द रेट ऑफ 50%, and then present value factor at the rate of, इस पे भी हम बात करते हैं, और उसके बाद total present value of cash outflows after tax। ये COAT मीन कैश आउटफ्लोज आफ्टर टैक्स। तो ये वैल्यूज डॉलर्स में है, ये वैल्यूज भी डॉलर्स में है, और ये वैल्यूज भी डॉलर्स में। ओके, अब सेम इसी पैटर्न को आपने देखना है, और हम यहाँ पे इसी पैटर्न के मुताबिक इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, ईयर 0 टुडे, ये देखें हम कितना पे कर रहे हैं लीज पेमेंट, 2,20,000। ठीक है, अब मैंने यहाँ माइनस का साइन नहीं डाला, वो जस्ट आपको समझाने के लिए था। अब ये जो 2,20,000 है ये अल्टीमेटली हमने पेमेंट ही करना है, इसलिए आपने इसे कॉमन सेंस यूज करना है कि ये पेमेंट्स ही है। 2,20,000 पेमेंट हमने करना है।
अब देखें इस फर्स्ट वाले 2,20,000 का हमें कोई टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, हमने बनाया यहाँ पे? कोई नहीं बनाया। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर जो जीरो टाइम पे होता है वो हमेशा, यानी आज जो होगा तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, जीरो पे आज, क्योंकि टाइम का गैप ही नहीं है कि किस चीज को हम प्रेजेंट पे ले, तो हम आज हैं ही प्रेजेंट पे, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसा अमाउंट का फर्क नहीं है फिगर्स का। तो ये अमाउंट अगर हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2,20,000 का एग्जैक्टली वही आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें थोड़ा सा कंटिन्यूअसली गौर से देखना है, मैं इसको इंडिविजुअली भी कर सकता हूँ, 1, 2, 3 और 4, पांचवें को छोड़ के, क्योंकि यहाँ पर अमाउंट नहीं है। 4 को देखें, ये कंटिन्यूअसली है, तो यहाँ क्या बन सकती है, एन्युटी बन सकती है। क्या बन सकती है, एन्युटी बन सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 से लेके 4 ईयर्स तक मैंने पे कितना करना है, ये देखिए ऊपर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है 2,20,000। ये इंडिविजुअली भी बन सकते हैं ऐसे करने से, लेकिन टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाएगा फिर, इसलिए इसको आप समझने की कोशिश करें कि सेम पैटर्न है। यहाँ पे देखें टैक्स का या रिलीज रेंटल्स का, तो एनुटीज बन रही है 4। ठीक है, 2,20,000। अब हमें टैक्स का जो है बेनिफिट इसका ऊपर कितना परसेंट है, ये देखें 1, 2, 3, 4, यानी इसी अमाउंट का बेसिकली क्या है, 50%। तो वो कितना बन जाएगा, 1,10,000। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये 1,10,000 एक तो नहीं है, ठीक है बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब मैं इसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी किसी एक से नहीं करूंगा बल्कि चारों के फैक्टर से जब मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो बेसिकली 4 टाइम्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, मैंने सिर्फ एक फिगर यहाँ पे ले लिया। अब जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, ठीक है, उस पर मैंने कौन सा फैक्टर लेना है, एनुटी का लेना है। यहाँ पे क्या लेना है, एनुटी का फैक्टर, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाती है। तो अब हमारे पास जो हाँ जी इंटरेस्ट रेट है उसको हम देखें, यहाँ पे आप और से देखें 14% जो है वो क्या है, पेएबल है, जो डेट के ऊपर है 14%। तो सेम हमने उसी फुटिंग्स पे देखना होता है कि अगर हम लीज पे लें या डेट पे लें तो एक जैसी कास्ट होती है, ताकि हम इंक्रीमेंटल डिसीजन कर सकें कि कौन सा बेहतर है। तो ये हमेशा एक जैसे होते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, अगर ये 14% है तो इसे हमें आफ्टर टैक्स लेना होता है, आफ्टर टैक्स कास्ट ऑफ डेट, आफ्टर टैक्स कास्ट ऑफ डेट, यानी टैक्स का, यानी ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था अगर आपको याद हो, तो 1 माइनस टैक्स रेट, जो के डी हम कैलकुलेट करते थे। ठीक है, याद है ये कैपिटल स्ट्रक्चर में करते थे। तो इसी तरीके से ये 14% जो है 1 माइनस 0.50, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली 50% क्या हो जाएगा, 7%। तो अभी यही चीज़ हम यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे कि एट द रेट ऑफ 7%। अब यहाँ पे इसके साथ में वर्कआउट कर देता हूँ, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी। ठीक है, मैं जरा ये कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर फार्मूला भी लिख देता हूँ आपको, 1.07 पावर माइनस 4 3.38 बन रहा है ये। तो अब यहाँ पे देखें, जरा मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, 1 माइनस 1 प्लस आई इसकी पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आई, और ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी का, इन केस की जब ये एन्युटी क्या हो हमारे पास, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी। ये 1 माइनस 1.07 इसकी पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.07, then you will get 3.387। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1,10,000 से, तो ये आपके पास अमाउंट बन जाएगी 372,570, 372,570। ठीक है, ये 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.387। ओके, अब
अच्छा, अब ये आप देखें कि ये हमारे पास प्लस का 1,10,000 रह चुका हुआ है, लेकिन हमने ऊपर भी देख लें लीज की कोई पेमेंट नहीं है। इट मीन्स एट द ईयर इन द ईयर 5 यहाँ पे आपके पास कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन टैक्स का बेनिफिट है प्लस का 1,10,000। अब देखिए आपको ये ऐसा समझ लें क्या है, जीरो है लेकिन सारे का सारा कैश ये आपको सेविंग्स दे रहा है, कैश आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक है, कैश क्या होगा, आउटफ्लो नहीं होगा। तो ये कितना अमाउंट बनेगी आपके सामने, ये आप कैलकुलेट कर लेते हैं। वन लैख 10,000, पहले इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं, 1.07 और इसकी पावर -5, तो ये आपके पास -0.713, 0.713। अब ये आपने गौर से देखना है, ये 1,10,000 फिफ्थ ईयर में था, ये 5वें साल के एंड पे है। तो हमने इसमें -5 यानी पीछे 5 साल ले गए हैं यहाँ पे आके, ताकि हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट हो सके। ठीक है, -5 का यानी यहाँ पे फैक्टर हमने यूज किया, ये हमने काम किया है 1.07 इसकी पावर -5, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया। तो ये फैक्टर हमारे पास आ गया। अब ये जो है हमारे पास 1,10,000, ये हमारी बेसिकली क्या है, कैश आउटफ्लो से हमें कुछ सेविंग्स मिल रही है। आपको पता है कि ये जो अमाउंट है ये हमने पे करनी है, हमारी हेडिंग यही है कैश आउटफ्लोस, ये पे करना है, ये हमें उसके लिए बेनिफिट दे रहा है, यानी कैश आउटफ्लो को कम करेगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमने फिफ्थ ईयर में निकाल ली, 1,10,000 इंटू 0.713, ये है 78430, 78430। अब ये माइनस कर रहे हैं इस वजह से कि ये हमारी जो पेमेंट्स बन रही है, इन पेमेंट्स को क्या कर दे, कम कर। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है। तो हमारी अब टोटल पेमेंट्स अंडर द लीज जो है टर्म्स हैं, लीज एग्रीमेंट्स है, लीज कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हम करते हैं, तो ये हमारे पेमेंट्स बन जाएगी अंडर द lease alternative, that is 2,20,000 plus 372,570 minus 78430, तो हमें टोटल जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा अंडर द लीज अल्टरनेटिव, दैट इज 5,14,140। ठीक है, ये हमारा एक एस्पेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया कि अगर हम लीज पे जाएंगे तो हमें ये पेमेंट हमारे ओवरऑल 5 ईयर्स में करना पड़ेगी। ठीक है, अब हम आते हैं बाइंग अल्टरनेटिव की तरफ। तो सर मैंने आपसे पूछना था, ये आपने जो प्रेजेंट बाइंग अल्टरनेटिव की तरफ अब मूव कर रहे हैं, उसमें देखें कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम लीज अल्टरनेटिव की तरफ देखें, ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट। अब बाइंग अल्टरनेटिव की तरफ सबसे पहले हमें क्या करना है, लोन रीपेमेंट्स की तरफ जाना है। ठीक है, फिर टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एलिमेंट उसकी तरफ जाना है, फिर इस तरीके से डेप्रिसिएशन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है, बाइंग अल्टरनेटिव की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, अब डेट की अमाउंट कितना है जी हमारे पास, जो हम डेट लेना चाह रहे हैं, तो वो है हमारे पास डॉलर या रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, चले। मैं अगर ये ऐसे स्किप चेंज हो जाए तो बाद में मिक्स हो जाता है, तो ख्याल रखिएगा। 1 मिलियन, 1 मिलियन हम डेट ले रहे हैं। ठीक है, 1 मिलियन डेट। अब इसको हमने पे करना है बेसिकली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन के अंदर हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बता ही नहीं थे कितने इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, लेकिन ये बता दिया गया है कि इंस्टॉलमेंट जब आपने पे करनी है हर साल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर, एट स्टार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, ये हमें करना है, फिर इंटरेस्ट देखेंगे और सारी चीज। ओके, अब पहला काम हमें क्या करना होगा, फिर सबसे पहले इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट।
अब इक्वल जब इंस्टॉलमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, एनुअलिटी का आता है, ठीक है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। और वो भी जो डेट का उन्होंने हमें बताया है कितना, 5 years का प्लान। तो यहाँ पे अब अमाउंट ऑफ डेट है 1 million, 1 million। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनुअलिटी, और वो एनुअलिटी क्या होगी, एनुअलिटी ड्यू, क्योंकि हर साल हमने स्टार्ट पे कर। अब इसका मतलब है हमें सबसे पहले फिर एनुअलिटी ड्यू का फार्मूला लगा के वो फैक्टर को कैलकुलेट करना, दैट्स इट। ये एनुअलिटी ड्यू 1 माइनस 1.14 पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.14 and then multiplied by 1.1। ये हमारे पास फैक्टर कैलकुलेट हो जाए 1.14 पावर -5, 1 माइनस आंसर एंड देन डिवाइडेड बाय 14 एंड इनटू 1.14। तो ये आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो 3.914, 3.914। तो ये 3.91 जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट बन जाएगी लोन की 1 million डिवाइडेड बाय 3.914। तो ये हमारे पास जो अमाउंट बनती है 2,55,493। ठीक है, तो ये हमारे पास इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब हम बनाएंगे इसका शेड्यूल जो हमारा इसके पेमेंट्स का होगा, ताकि हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आए। देखो आउटलाइन के सर मुताबिक, अब जी बोले। इसमें हम लोगों ने ड्यू का फॉर्मूला क्यों लगाया है? इसमें भी तो एन्युटी वाला है ना, कंटिन्यूइंग 5 years वाला, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि एंड पे करनी है, सॉरी बिगनिंग में पे करना है। तो ये कैलकुलेट कर रहे थे जी बाइंग अल्टरनेटिव में अमाउंट ऑफ इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमें हर साल साल के शुरू में जो इंस्टॉलमेंट पे करना है वो कितना है, ठीक है। तो ये अब हमने इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाते हैं एक शेड्यूल डेट पेइंग का, जिसमें हमें जो फिगर चाहिए उस डेट शेड्यूल को बनाने का इंटरेस्ट का चाहिए, ताकि हमें टैक्स का बेनिफिट का पता चल सके। यहाँ पर हम लिखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ interest and principal components of debt। अब आपने इसे गौर से देखना है, ये है हमारे पास year loan installment, ये हमारे पास लोन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसके बाद ये हम पेमेंट्स बना रहे हैं, इस पेमेंट्स के दो पार्ट बन जाएंगे, एक को हम इंटरेस्ट कह लेंगे और एक को प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। पी लिखा हूँ, पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल। और उसके बाद आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट या आउटस्टैंडिंग डेट बैलेंस, डेट अमाउंट, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल डेट। अब आपने गौर से देखना है, टुडे ईयर 0, आज ही आपने ये मैं टाइम बता रहा हूँ ताकि आपको 0, ये 5 साल का डेट, ये आज आपने डेट लिया, आपके पास पैसे आ रहे हैं, कितना डेट लिया, 1 million। और जहाँ से लिया उससे इंस्टॉलमेंट तय हो गई, एग्रीड हो गई सारी बातें। तो इंस्टॉलमेंट का ये हुआ कि आपने फौरन ही इंस्टॉलमेंट देनी है हर साल के शुरू में।
आज लोन लिया और आज ही आपने इंस्टॉलमेंट देनी है 2,55,490। देखें कोई टाइम का गैप नहीं है, हमेशा जो इंटरेस्ट का फैक्टर बनता है वो ड्यू टू टाइम बनता है। देखें कोई अगर आपसे आप कहीं से लोन ले लें बैंक से, तो आपसे वो इंटरेस्ट कब मांगेगा, जब आप टाइम कुछ उसका टाइम यूज करेंगे वो अमाउंट ऑफ डेट, तो फिर इंटरेस्ट देना भी बनता है और लेना भी बनता है। जब आप इंटरेस्ट यूज ही नहीं करेंगे और वो आपसे कहे कि मुझे जी 1 लाख आपने मुझे उधार लिया और मुझे उसकी किस्त अभी दे दें, तो आप इंटरेस्ट नहीं देंगे, इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं बनेगा एट द स्पॉट। ओके, लोन जो इंस्टॉलमेंट है वो आज ही आप दे रहे हैं 2,55,493, और लोन एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है, 1 मिलियन जो आपने लोन लिया है। तो जैसे ही आप लोन की इंस्टॉलमेंट देंगे तो इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो साल के शुरू में होगी तो इंटरेस्ट नहीं होगा, आप सिंपली क्या कर रहे होंगे, वही प्रिंसिपल अमाउंट ही पे कर रहे हो, 2,55,493। अब आप देखें टोटल लोन ये था, उसमें से ये अगर आपने फौरन ही पे कर दिया इसी टाइम पे, तो अब आपका आज के डेट में लोन का बैलेंस क्या रह गया, वही आपका पहले साल तक चलेगा, यहाँ तक यही चलेगा जब आप यहाँ से माइनस कर लेंगे जो अमाउंट, वो आपने लोन का अमाउंट पूरा साल यूज किया होगा। 1 मिलियन माइनस 255,493, तो ये आपके पास अमाउंट जो बनेगी 7,44,507। ये जो अमाउंट यहाँ पे बन गई 7,44,000, ये आपने पहला साल पूरा ये यूज किया। अब इंटरेस्ट जो देना होगा वो इस अमाउंट के ऊपर देना होगा जो आपने यूज, क्योंकि ये तो आपने फौरन दे दिया। ठीक है, अब आप जब आए नेक्स्ट ईयर वन के अंदर, ईयर वन के एंड पे इसके स्टार्ट में इसे कह लें, ठीक है, तो फिर आपने क्या किया, अगेन इंस्टॉलमेंट दी 2,55,493, और ये आपको पता हो कि ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 7,44,507। अब इंटरेस्ट जो है वो इसके ऊपर कैलकुलेट होगा 14%, 7,44,507 इंटू 14%, तो इसकी जो अमाउंट आएगी 104,231। अब इस इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट है, इस इंस्टॉलमेंट में ये इंटरेस्ट है, तो रिमेनिंग क्या होगा, प्रिंसिपल 255,493 माइनस 104,231, तो ये हमारे पास आंसर जो है 151,262, ये पेमेंट प्रिंसिपल में चलेगी, प्रिंसिपल कम होता जाएगा, it will 593 and 245, तो ये एंड पे था, अगले में ये बिगिनिंग में आ जाएगा 593,245। देन आपने फिर इंस्टॉलमेंट देना है 2,55,493। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है लिख दीजिए 14%, तो वो इस अमाउंट जो हमारे पास बनती है 593,245 टू 14, तो ये हमारे पास बन रहा है जी 83,054, 83,054, ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा, डिफरेंस 172,439, यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये जब यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट बन जाएगी 420,806। ठीक है, 593,245 minus 172,439, 420,806। देन थर्ड ईयर ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, फिर आपने इंस्टॉलमेंट देना है 255,493, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट का, तो ये आपके पास बनेगा 5,8,913, और फिर प्रिंसिपल अमाउंट को देखेंगे तो ये बन रही है 196,580, 196,580, और फिर ये माइनस करेंगे प्रिंसिपल जितना पे हो गया
रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बन जाएगी 224226, 224 एंड 226। फिर फोर्थ में आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये अमाउंट यहाँ आ जाएगी 224 एंड 226। ठीक है, तो अब आपने पेमेंट कितना करनी है 255493। ठीक है, 224226। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये करना है, थोड़ा सा ख्याल रखना है इस बात का। देखो, अगर आप यहाँ पर गौर से जरा समझना है मेरी बात को, ये आपने इंस्टॉलमेंट पे की है तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ये कौन सा था, 1 2 3 4 5, ये लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, 5 ईयर्स का लोन था। ठीक है, अब आपका ये जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये इस फिफ्थ इंस्टॉलमेंट के बाद क्या हो जाना चाहिए, नील, क्योंकि पूरा बैलेंस आपने दे दिया जो डेट की अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रिवर्स में चल रहा हूँ, ये नील होना चाहिए, तो प्रिंसिपल पेमेंट में ये अमाउंट पे होगी 224226। तो तभी ये देखें आपस में, ये पेएबल था पिछले साल, जब ये पे किया तो ये नील हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, क्योंकि आपके ये इंस्टॉलमेंट है तो फिफ्थ है 255493, इसमें से जो प्रिंसिपल है वो आपने पहले लिख लिया, जो डिफरेंस है वो आपने इंटरेस्ट में लिख लेना है, 255493 माइनस 224226। ये आपके पास अमाउंट बनेगी 31,267। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से लास्ट इंस्टॉलमेंट में जब आते हैं तो आपने इस चीज का जरा ख्याल रखना होता है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे पहले करते आ रहे थे, लाइक 224226, इसका 14% लेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर इंस्टॉलमेंट्स में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 2 4 10 20 का फिगर आगे पीछे हो जाएगी। जब आप इसे एडजस्ट करेंगे तो बैलेंस में कुछ ना कुछ 8 10 20 30 रुपए बच जाएंगे। उस चीज से बचने के लिए हम क्या कर देते हैं, राउंडिंग कर लेते हैं कि भाई जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल रहता है आप वही ही यहाँ पे लिख दें, और जो आखिरी इंटरेस्ट है इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको राउंड ऑफ कर दें, जितना भी बनता है बस वही एडजस्ट कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका जो डेट डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट था वो कंप्लीट हो गया है, एक पॉइंट। ओके जी, अब हम चलते हैं, जब ये डेट इंटरेस्ट की पेमेंट्स को हमने देख लिया कि इंटरेस्ट हमारा कितना बनता है, हम आउटलाइन की तरफ चलते हैं, हमने फर्दर क्या करना है। ये आउटलाइन, लोन पे रीपेमेंट्स हमने कर ली, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट एलिमेंट ऑफ लोन रीपेमेंट, टैक्स सेविंग्स अभी हमने कैलकुलेट नहीं की लेकिन इंटरेस्ट एलिमेंट को कैलकुलेट कर लिया है। तो ये टैक्स सेविंग्स जो है वो हम इकट्ठे करेंगे जब हम टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन दोनों के ऊपर हमें, क्योंकि टैक्स का एडवांटेज है, इकट्ठे हम एक ही दफ़ा टैक्स सेविंग्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम फिर फर्दर क्या करें, जैसे इंटरेस्ट का एलिमेंट हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितना बनती है, फिर अकॉर्डिंगली हम उसकी टैक्स सेविंग्स को भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन, वेरी सिंपल, सिर्फ हमने अभी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया। तो उन्होंने मेथड हमें बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको आपने यूज करना है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कास्ट ऑफ जो हमारे पास एसेट था दैट वाज 1 मिलियन, और जो लाइफ थी स्टेटमेंट में 5 इयर्स, तो हमारे पास ₹2,200,000 एनुअल डेप्रिसिएशन। बस, अब ये पहले साल भी यही होगी, दूसरे साल भी यही होगी, तीसरे साल भी यही, चौथे भी यही और पांचवे भी।
सेम 200,000। ठीक है, देखिए अब पिछले साल से अगर पिछले क्वेश्चन से अगर आप इसे कंपेयर करें तो हमने इतना आसानी के साथ ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं की थी। अब अगर देखें, अगर हम टैक्स बेनिफिट को देखें, जिस साल डेप्रिसिएशन 2 लाख जाएगी उसी साल हमें टैक्स का बेनिफिट कितना होगा, 50% हमें टैक्स का बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे हमें क्या होगा, टैक्स पेबल हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये आसान हो गया हमारे। अब हम बनाते हैं जो हमारी लास्ट वर्किंग है, अंडर बाइंग अल्टरनेटिव हमारे टोटल कैश आउटफ्लोस कितना। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या रहा कि आपको डेप्रिसिएशन के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ी, जबकि पिछले सवाल में हमें क्या था, डेप्रिसिएशन के लिए भी अलग से थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ गया था। यहाँ पे आप देख लें कि डेप्रिसिएशन को समझने के लिए ड्यू टू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन विच इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और यहाँ पर क्या था, आपके पास सिंपल मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसे आप आसानी के साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारे पास इस साल है वो डेप्रिसिएशन कितना अलाउड है, 2 लाख। अब 2 लाख जब हम डेप्रिसिएशन पे करेंगे तो 50% में टैक्स की सेविंग। ठीक है, सॉरी डेप्रिसिएशन पे नहीं, जब हमें डेप्रिसिएशन अलाउड होगी अपने टैक्स रिटर्न में, तो उससे हमारी टैक्सेबल इनकम कम होगी और उससे हमें टैक्स की सेविंग्स होगी, यानी कैश आउटफ्लो नहीं होगा। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट बाइंग अल्टरनेटिव में कैश आउटफ्लोस को कैलकुलेट करते हैं। कुछ हम बात कर रहे थे कि हम प्रेजेंट वैल्यूज अब कैश आउटफ्लोस की कैलकुलेट करेंगे अंडर बाइंग अल्टरनेटिव्स। तो उसमें हमें बेनिफिट्स जो है बाइंग अल्टरनेटिव में वो हमारे कौन से हैं, बेसिकली एक इंटरेस्ट हमें टैक्स का बेनिफिट देता है और दूसरा डेप्रिसिएशन। तो आप ये थोड़ा सा जहन में रखिएगा, मैं यहाँ पे टाइमलाइन बना रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें समझ आए, सिर्फ इस वजह से। ये है 0, ये है 5। अब आप पहले इंटरेस्ट को देखेंगे। ठीक है, अब आप इस इंटरेस्ट को देखें तो ये किसके सामने है, देखिए 0 में नहीं है लेकिन 1 में आ रहा है। ठीक है, 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी है और 4 में भी है। जरा अपने गौर से देखना है, ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। पहली बात मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, वैल्यूज डिफरेंट है, यानी इंटरेस्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। फिर मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी पहले साल के एंड पे भी है, दूसरे के एंड पे भी, तीसरे के एंड पे भी और चौथे के एंड पे भी और 5वें के एंड पे भी। ये आप थोड़ा गौर से देख लें। जबकि इंटरेस्ट को अगर आप देखें तो कहाँ तक है, 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 हिस्सों में आ रहा है। जो डेप्रिसिएशन है वो हर साल के एंड पे होगी ना, पहला साल हमने यूज किया तो पहले साल के एंड पे डेप्रिसिएशन, दूसरे के एंड पे, तीसरे के एंड पे, चौथे के एंड पे और 5वें के एंड। अच्छा, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और साथ डेट की क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है। ये आप देखें, अगर हम बाय कर रहे हैं डेट लेके तो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। अब जरा गौर से देखिएगा, इंस्टॉलमेंट जो है वो हर साल के शुरू में है। इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप बात समझे। अब देखो, गौर से मेरी बात को समझना है, इस पॉइंट को, यही सारा कुछ हमने टेबल में करना है। यहाँ पे मैं माइनस का साइन भी डाल देता हूँ, ये हमें इंस्टॉलमेंट पे करनी है, ये भी पे करनी है, ये भी पे करनी है, ये भी पे करना है, ये भी पे करना है। 5 इंस्टॉलमेंट्स है। अब जब हम पे कर रहे हैं जिस साल में, तो उस साल में हमें बेनिफिट्स किसी चीज़ के कितना मिल रहे हैं जो विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन है। तो जब हम 0 टाइम पे होंगे, पेमेंट तो कर रहे होंगे लेकिन यहाँ पे बेनिफिट ना इंटरेस्ट का कोई है 0 और ना ही डेप्रिसिएशन का बेनिफिट है 0। यानी जब हम पहली पेमेंट करेंगे उसमें ना ही इंटरेस्ट का बेनिफिट होगा ड्यू टू जो टैक्स का बेनिफिट है ड्यू टू इंटरेस्ट, और ना ही टैक्स का बेनिफिट होगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन। जब हम दूसरी इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आएंगे तो देखें यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का भी फैक्टर मिल रहा है और डेप्रिसिएशन का भी फैक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ये सारी चीज़ें अभी अब टेबल देखिए उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, यहाँ हेडिंग लिखते हैं जी,
present values of cash outflows after tax under buying alternative. ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जी ईयर, उसके बाद लोन इंस्टॉलमेंट, और उसके बाद टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स, अब टैक्स सेविंग्स क्या है? दो तरह की है, एक इंटरेस्ट पे और एक डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट और दूसरा डेप्रिसिएशन। इसको आप जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, अब वैसा मैं नहीं करूंगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे टैक्स सेविंग्स। मैं इसे एक तीसरा कॉलम बना लेता हूँ। ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, यहाँ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। इनको प्लस करके यहाँ पे मैं इनकी टैक्स सेविंग्स को कैलकुलेट कर लूँगा। ये तीसरा कॉलम, यानी यहाँ पे भी ये लिख लेता हूँ जी टैक्स शील्ड या टैक्स बेनिफिट, एक तीसरा कॉलम बना लेता हूँ यहाँ, ठीक है। ये है इकट्ठे, जबकि पिछले क्वेश्चन में हमने कैसे किया था वो भी आपको फिर दोबारा समझा दूँ। उसके बाद यहाँ लिख लूँगा कैश फ्लोज या कैश आउटफ्लोज आफ्टर टैक्स, ये जहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, और उसके बाद टोटल प्रेजेंट वैल्यूज, ठीक है। डॉलर साइन जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा ये उसी को रिप्रेजेंट कर। ओके, ईयर जीरो, जीरो में हमने देखे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, या टाइमलाइन में देख सकते हैं। तो जो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 2,55,493। एट दिस टाइम ना हमें इंटरेस्ट का कोई बेनिफिट है यानी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही डेप्रिसिएशन का, यानी ये दोनों चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ना ही कोई टैक्स शील्ड हो, ठीक है। यानी कोई इनमें से चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब है यहाँ पर यही अमाउंट आ जाएगी 493, और फैक्टर जीरो टाइम पे 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये अमाउंट आ जाएगी 93। ओके, नंबर 1 पे फिर हमने इंस्टॉलमेंट तो पे करना है, आउटफ्लो होगा हमारा, लेकिन अब यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लेंगे। इंटरेस्ट की अमाउंट 1 में कितना है? 104,231, 104 एंड 231, और डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमें पता है कि कितना है, 2 लाख है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितना है? 2 लाख पर ईयर हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखें कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये टैक्स शील्ड का मतलब क्या है? एट द रेट ऑफ 50%। क्या करें आप इन दोनों को प्लस करके उसका 50% ले लें तो ये टैक्स बेनिफिट हो जाएगा, ये आपको कंफ्यूजन ताकि ना हो। तो ये हो जाएगा 104,231 प्लस 200,000, और डायरेक्टली इसका 0.50 यानी 50%, ये आपके पास अमाउंट राउंड करके आ जाएगी 152,116 राउंड करके, ठीक है। ये अमाउंट आ जाएगी। अब आप देखें ये टैक्स शील्ड मीन टैक्स बेनिफिट, ये आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे इस साल में तो ये आपको बेनिफिट होगा, तो अब कैश आउटफ्लो जो होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेनिफिट मिल रहा है। 255,493 माइनस 152,116, ये आपके पास बन जाएगी अमाउंट कैश आउटफ्लो आफ्टर टैक्स 103,377, ठीक है। ये फैक्टर्स बाद में हम देख लेंगे। फिर 2 पे आते हैं, अगेन आपने इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब इस साल इंटरेस्ट कितना है? डेप्रिसिएशन तो सेम है 83054, 83054, और ये हमारे पास 200,000 है। डेप्रिसिएशन क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो 2,83,054 इंटू 50%,
ये आपका टैक्स बेनिफिट हो जाएगा 141,527। तो यहाँ से आप माइनस कर दें पेमेंट्स में से, ये आपके पास आ जाएगा 113,966। ये आउटफ्लो हो जाएगा आफ्टर टैक्स। थर्ड ईयर में अगेन 255,493। Depreciation is same for this year also, and interest amount is 58,913. 58,913, 2,58,913 इनको प्लस करना है और फिर उसका 50% लेना है। ये आ जाएगा 129 and 456। ओके, फिर फोर्थ में 255,493। अब इसमें जो इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है जी, 31267। 31267 और ये हमारे पास सेम है 200,000। ये बन गया जी 2,31,267 इंटू 50%। तो ये हमारे पास अमाउंट बन गई जी 115,634। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अभी आउटफ्लोज नहीं किया तो ये अभी कर लेते हैं। यानी ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसमें से आपने टैक्स बेनिफिट्स जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैंने चेक मार्क कर दिया। ओके, थर्ड में 255,493 माइनस 129,456, दिस इज 126 and 37। फोर्थ में 255,493 माइनस 115 and 64, 139 and 859। ओके, अब ईयर फिफ्थ में देखें तो इंटरेस्ट कोई नहीं आ रहा। ये ईयर फिफ्थ, अब गौर से अपनी बात को समझना है। इंस्टॉलमेंट भी आपकी 5 पूरी हो गई है, यानी आपने ईयर फिफ्थ में अगर आप यहाँ पे देखें, ना ही कोई इंस्टॉलमेंट है ना ही कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डेप्रिसिएशन। तो ये हम अमाउंट लिख लेते हैं जी डेप्रिसिएशन की। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन से हमें क्या मिल रहा है, टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है। कितना अमाउंट का, 50% जब हम लेंगे टैक्स शील्ड 100,000। ठीक है, ये हमने बेसिकली, अब गौर से देखना है, हमने ये लिखा हुआ है 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब हम रूटीन में क्या करते आ रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में से टैक्स शील्ड माइनस करते आ रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 0 है, तो 0 में से जब माइनस 1,00,000 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -100,000। तो ये जहन में रखिए, ये बेसिकली बेनिफिट है, यानी ये आउटफ्लोज हैं, उसमें से ये हमें बेनिफिट मिल जाएगा तो हमारा आउटफ्लो ओवरऑल कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इनके लेते हैं प्रेजेंट वैल्यूज एट द रेट 7%। जैसे सेम 7% हम ले रहे हैं जैसे हमने लीज में 7% दिया, तो 1.07 इसकी पावर -1 पहले साल में, तो ये हमारे पास बन रहा है जी 0.935। यहाँ पे ये बन जाएगा 0.874, ये बन जाएगा 0.817, 0.763 एंड 0.713। ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई करते हैं, 103,377 इंटू 0.935, तो ये अमाउंट बन रही है जी हमारे पास 96658, 96658। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 99492, 99492। इसके बाद नेक्स्ट में 102,846, 102,846।
एंड 846, यहाँ पे 106 एंड 713, और यहाँ पे 71300, लेकिन ये माइनस का साइन है, यानी ये नेगेटिव साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसकी आउटफ्लोज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। अब इसी चीज़ को मैं कंपेयर करता हूँ पिछले क्वेश्चन के साथ, तो आप जरा देखिए उसमें फ़र्क क्या है और इसमें क्या फ़र्क है। अब देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो हम 5वें साल को अगर देखें यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल के बाद हमने क्या करना है, लेस करना है अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू, यानी अगर हम बेचेंगे, ठीक है, उससे हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू से हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो वो भी कैश मिलेगा, तो इसका मतलब है हमारा आउटफ्लो मजीद कम हो जाएगा जब हम सैल्वेज वैल्यू पे बेचेंगे। फिर उसको बेचने से हमें गेन है या लॉस है, तो उसके ऊपर टैक्स का क्या बेनिफिट है या टैक्स की पेमेंट्स है, उसका फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अब हम देखें कि हमारे पास ये फिगर्स हैं नहीं है, तो किस तरह से ये हम देखते हैं। ठीक है, ओके, पहला काम ये है कि हम आउटफ्लोज को कैलकुलेट कर लेते हैं। 255493 प्लस 96658 प्लस 99492 प्लस 102846 प्लस 106713, और उसमें से माइनस कर देना है 71300, तो यू विल गेट 589902 589902। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अब मैं, ये मेरा नेट कैश आउटफ्लो है अंडर बाइंग अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या एडजस्टमेंट हो सकती है, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू का मतलब ये है कि 5 साल के बाद अगर आप उस एसेट को बेचते हैं तो आपके पास कैश आएगा 5 साल के बाद। उसकी आज वैल्यू क्या है, क्योंकि वो तो कैश आपको मिल रहा है, अगर वो मिल रहा है तो आपका ये जो आउटफ्लो है मजीद कम हो जाएगा। ठीक है, सैल्वेज वैल्यू, या यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सैल्वेज वैल्यू। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू के बारे में क्या कहा गया है। जी, ये मैं हाईलाइट करूंगा, आपने देखना है। ये सेकंड लाइन के एंड पे, एंड इज सब्जेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू ए जीरो सैल्वेज वैल्यू, यानी ये बिकेगा ही नहीं। यानी इसका मतलब है इसकी जो सैल्वेज वैल्यू जीरो होने का मतलब है इसका कैश फ्लो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो इसका कैश फ्लो नहीं है, यानी आप इसे बेच ही नहीं सकते, यानी जीरो पे कंसीडर किया हुआ है। तो इसका मतलब है ना आपको 5वें साल के एंड पे कोई पैसे मिलने हैं, ना उनकी कोई आज वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स, टैक्स पेएबल या टैक्स बेनिफिट, ये कह लें, इन केस लॉस हो सकता है। ठीक है, ऑन गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, यानी अगर आप बेचते हैं उसके बेचने के ऊपर कोई गेन या लॉस होगा तो टैक्स देना भी पड़ सकता है, फायदा भी हो सकता है। बेचने के ऊपर अगर गेन हुआ तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर लॉस हुआ तो टैक्स बेनिफिट हुआ। ठीक है, ये इस तरह से पेयर है। अब हम देखते हैं कि पहली बात कि हमें यहाँ पे उस एसेट की बुक वैल्यू क्या है एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और उसकी बेचने की सेल प्राइस क्या है, ये हम चीजें देखते हैं। अब बुक वैल्यू किसे कहते हैं कि 5वें साल के बाद एसेट क्या कितना बच चुका हुआ है। अब आप ये देखें गौर से, ये डेप्रिसिएशन पे आ जाए। 2 लाख पहले साल डेप्रिसिएशन हुई, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी, चौथे साल भी, 5वें साल भी।
तो 5वें साल के बाद देखें कोई वैल्यू बची उसकी, जब ये टोटल डेप्रिसिएशन करते हैं तो ये 1 मिलियन ये भी है। तो इसका मतलब है 5वें साल के एंड पे जो उसकी बुक वैल्यू है, यानी कास्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी 10 लाख कास्ट थी, 10 लाख की डेप्रिसिएशन होगी, तो बुक वैल्यू क्या है, 0 है, नील है, यानी कोई चीज उसकी वैल्यू है ही नहीं। अब अगर हम उसे 10 रुपए में भी बेच दें तो वो हमारा प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारे बुक्स के मुताबिक उसकी वैल्यू 0 है। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें बताया ही नहीं गया कि सेल प्राइस हमने उसे बेचा है नहीं बेचा है, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू उसकी बनती नहीं है। तो इसका मतलब है ये फैक्टर भी यहाँ पे नील है। इसका मतलब क्या होगा, नेट कैश आउटफ्लो अंडर बाइंग अल्टरनेटिव, यानी उसकी सबकी ये प्रेजेंट वैल्यू, चलो मैं प्रेजेंट वैल्यू लिख लेता हूँ, वो क्या हो गई 589902। बाइंग की तरफ जाते हैं तो ये कैश पे करना पड़ेगा, पेमेंट्स अंडर बाइंग 589902, एंड अंडर लीजिंग, अंडर लिख रहा हूँ लीजिंग, तो ये था 514 और 410, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था जो अराउंड दूसरे मेथड के साथ। एक तो हमारे पास ये था 514140, और दूसरा हमने ये कैलकुलेट अगेन ये भी की थी यहाँ पे, ये इसके मुताबिक था 514410। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको देखें तो हमारे पास कौन सा जो है वो मेथड बेनिफिशियल है, ये क्या हमें करना चाहिए। द कंपनी शुड go for leasing alternative because present value of cash outflows after tax is less than that of buying alternative. That's it. This was your questions of the day. Thank you very much.